नमस्कार, मैं डॉक्टर DC कांडपाल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की शिक्षा शास्त्र विद्याशाखा में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से शिक्षण के स्तर अर्थात लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपसे अपेक्षा है कि आप अंत तक इस वीडियो व्याख्यान को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम शिक्षण के स्तरों यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग को जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षण के स्तरों के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षण के स्तरों की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षण के स्तरों की रूपरेखा को जानेंगे और साथ ही हम शिक्षण के स्तरों के गुण व दोषों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साधारण सा प्रश्न की बात करते हैं कि अगर हम किसी प्रश्न को विभिन्न तरीक़ों से पूछ सकते हैं, जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली क्यों है। और तीसरा तरीका है कि किसी देश की राजधानी किस प्रकार चयनित की जाती है। तो इन तीन प्रश्नों में हम देख रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है हमें केवल याद करके बताना है कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो कोई भी विद्यार्थी उत्तर देगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दूसरा में प्रश्न जब हम उससे पूछेंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली क्यों है, तो इसको समझने में समझाने में कुछ समय लगेगा और वो समझाने का प्रयास करेगा। और तीसरे प्रश्न में हम जब बात करते हैं कि किसी देश की राजधानी का चयन किस प्रकार किया जाता है, तो वो इस प्रश्न का उत्तर किसी और तरीके से देने का प्रयास करेगा। तो इन्हीं को हम आज समझते हैं कि जो प्रश्न है, जो उनके उत्तर हैं, किस प्रकार से वो हमारी मेमोरी के किस किस लेवल में आते हैं। यानी हम शिक्षण के जो स्तर हैं उसकी बात कर रहे हैं कि शिक्षण में हम किस स्तर में किस तरह के प्रश्नों को बच्चों को समझाते हैं। वो अलग अलग स्तर कौन कौन से होते हैं और उन पर हम किस प्रकार से फोकस करते हैं। तो आइए चलते हैं शिक्षण के स्तरों को समझने में। तो कक्षा में जब शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को विभिन्न स्तरों के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को स्थायी रूप देने का प्रयास करता है। यानी सीखना जितना स्थायी होगा उतना ही हमारा लंबे समय तक हम उसको याद रख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तो शिक्षक क्या करता है कि विद्यार्थियों का जो शिक्षण प्रक्रिया में उनकी जो सीखने की जो क्षमता है उसको स्थायी रूप देने का प्रयास करता है। इस प्रयास में, इस प्रक्रिया में विद्यार्थी या तो प्रकरण को याद रखने योग्य हो सकता है, वो प्रकरण को याद रख लेगा जो पढ़ाया गया है, उसको रट सकता है, उसको याद कर सकता है अपनी मेमोरी में। दूसरा, वो उसको समझने योग्य हो सकता है कि वो उस प्रकरण को समझ सकता है। या तीसरे प्रकार से हम कहें कि वो उस प्रकरण को किसी और विद्यार्थी को समझाने के योग्य हो सकता है। यानी वो तीनों प्रकार की योग्यताएं भी प्राप्त कर सकता है, इनमें से कोई एक योग्यता भी प्राप्त कर सकता है। जो अगर वो इस प्रक्रिया में केवल याद रखने की बात कर रहा है तो इसको हम कम विचारशील कहते हैं, और अगर वो उसको समझ पा रहा है तो उसको हम विचारशील कहते हैं। और अगर वो इन दोनों बातों से ऊपर उनको किसी और विद्यार्थी को समझा सकता है, उस पर चिंतन कर सकता है, तो इसको हम और अधिक विचारशील कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो हमने बात की कि विचारशील क्या है, कैसे होता है। तो शिक्षण के स्तरों के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार से शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है विद्यार्थियों के। सबसे पहला है स्मृति स्तर, और जिसको हम मेमोरी लेवल बोलते हैं। दूसरा है बोध स्तर, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। और तीसरा है चिंतन स्तर, जिसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने शिक्षण के स्तरों को इन तीन भागों में विभाजित किया है। तो सिंपली मैंने जो आपसे पहले प्रश्न पूछा था कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली क्यों है, और किसी देश की राजधानी कैसे चयनित की जाती है। तो इन तीन प्रश्नों को उत्तर देते समय हमें इन तीन स्तरों पर कार्य करना होता है। वह है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो शिक्षण के प्रकार मैंने आपको बताया कि चिंतन स्तर, बोध स्तर और स्मृति स्तर। यानी स्मृति स्तर सबसे इसमें निम्न स्तर का अगर स्तर देखें तो बोध स्तर उससे ऊपर आता है, और चिंतन स्तर का जो शिक्षण है वो सबसे ऊपर होता है। तो शिक्षण के स्तरों की जो विशेषताएं हैं उसमें क्या क्या है, पहले तो इसकी हम परिभाषा समझते हैं कि क्या होता है। मॉरिस एल विक के अनुसार शिक्षण स्तर
का शिक्षण एक प्रकार का कार्य है जिसमें कथित तौर पर तथ्यात्मक सामग्री को याद रखना है और कुछ नहीं। तो यानी सबसे पहले क्या है, मेमोरी लेवल है, यानी स्मृति स्तर जो है, स्मृति स्तर का शिक्षण है, उसमें केवल हमें याद रखना है। स्मृति स्तर के शिक्षण में स्मरण, मान्यता और प्रतिधारण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी मेन इसमें क्या है, स्मृति स्तर में जो पहला स्तर है स्मृति स्तर, इसमें स्मरण करना यानी याद रखना, और जो पढ़ाया गया उसको धारण करना यानी अपने उसको सेव कर लेने एक तरह से, ये स्मृति स्तर में आता है। स्मृति स्तर का शिक्षण सबसे कम विचारशील होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्मृति स्तर जो है वो लेवल ऑफ टीचिंग में निम्न स्तर पर आता है और इस सबसे कम विचारशील होता है। इसमें निर्देशात्मक व्यवस्था ऐसी होती है कि शिक्षार्थी को सामग्री को कम करने में मदद मिलती है, यानी मेन पॉइंट्स को याद करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण को जॉन ऑफ हार्वर्ड ने प्रस्तावित किया था। तो स्मृति स्तर के कुछ उद्देश्य होते हैं, वो उद्देश्य कौन कौन से हैं कि सबसे पहला उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को सूचना अथवा ज्ञान प्रदान करना। तो अगर शिक्षक शिक्षण के स्मृति स्तर पर काम कर रहा है तो इसका मतलब वो विद्यार्थियों को कोई सूचना दे रहा है या कोई ज्ञान प्रदान कर रहा है। यह ज्ञान अथवा सूचना जो है वो शिक्षार्थियों द्वारा यांत्रिक प्रक्रिया अर्थात रटने या याद करने के माध्यम से अर्जित किया जाता है। यानी स्मृति स्तर का जो शिक्षण है उसमें विद्यार्थी याद करने पर, रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्मृति क्षमता को प्रशिक्षित करना, यानी शिक्षक का काम क्या है कि बच्चों को उनकी स्मृति क्षमता पर ज़्यादा प्रशिक्षण देता है कि वो जो पढ़ाया गया प्रकरण है उसको कैसे अधिक से अधिक उसको याद कर सकें। क्योंकि जो हमारी परीक्षा प्रणाली है वो परीक्षा प्रणाली हमारी स्मृति स्तर पर ज़्यादा, हम देखते हैं कि स्मृति स्तर पर ज़्यादा होती है। अगर हम कुछ विषयों को छोड़ दें जैसे गणित है, विज्ञान है, तो यहाँ पर हमें और स्तरों की भी ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा हम और जो कुछ विषय हैं उसमें हम स्मृति स्तर पर ज़्यादा काम करते हैं। तथ्यात्मक जानकारी देना, यानी उनको जो उसके फैक्ट हैं, फैक्ट के बारे में बताना और उसी पर विद्यार्थी ध्यान देते हैं। विद्यार्थियों की याद करने की क्षमता को बढ़ाना, यानी उनकी रटने की जो क्षमता है उनको बढ़ाना, ये स्मृति स्तर के उद्देश्य होते हैं। अब जो स्मृति स्तर की विषय वस्तु की प्रकृति होती है, प्रकृति क्या है कि बच्चों को सरल बातें हैं जिन्हें आसानी से याद किया जा सके, ऐसी बातें बताना, शिक्षण को इतना सरल बनाना कि वो आसानी से उसको याद कर सकें। तो विषय वस्तु की जो प्रकृति है उसमें सरल बातें होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका इसमें क्या होगी कि शिक्षक स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षक को प्रभावशाली और सत्तावादी होने के साथ साथ सक्रिय होना चाहिए। यह शिक्षण शिक्षक केंद्रित होता है, यानी स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो शिक्षक केंद्रित होता है। इसलिए होता है कि शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ प्रमुख बातें बताता है और उन्हें रटने को कहता है। और कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी शिक्षक के भय के कारण उन सबको रट लेते हैं, क्योंकि आप सामान्यतः देखते हो कि कक्षाओं में विद्यार्थियों को कहा जाता है कि आपका कल इस विषय का टेस्ट होना है, इस चैप्टर का टेस्ट होना है, तो आप इसको याद करके आइए। तो विद्यार्थी जो है वो शिक्षक के भय के कारण उसको याद करके आते हैं और वैसा ही वैसा लिखते हैं जैसे इनको लिखाया गया है। तो इसमें अब विद्यार्थी की भूमिका कैसी होती है मेमोरी लेवल में, जो विद्यार्थी है वो इसमें साधारणतः निष्क्रिय रहता है, वो केवल सुनता है और उन सूचनाओं को प्राप्त करता है जो शिक्षक द्वारा उसको दिए जा रहे हैं और उन्हें याद करने का प्रयास करता है। तो एक तरह से वो इंटरैक्टिव नहीं होता है। स्मृति स्तर की कुछ और विशेषताएं भी हैं, जैसे कि स्मृति स्तर का शिक्षण में विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जो भी टॉपिक या प्रकरण पढ़ाया जा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान होता है और इस स्तर पर शिक्षार्थी प्रकरण का अर्थ एवं अनुप्रयोगी समझ की परवाह किए बिना अपनी सोच और तर्क शक्ति का कम उपयोग करके प्रकरण के तथ्यों को रटने का प्रयास ज़्यादा करता है। यानी विद्यार्थी अपना उनका जो कि ये जो पढ़ाया जा रहा है इसको हम कहाँ प्रयोग में ला सकते हैं, ये इसमें कुछ और तर्क करने की कोई बात नहीं करता है, वो इसको सीधे सीधे रटने का प्रयास करता है। स्मृति स्तर पर प्राप्त सूचनाओं को शिक्षार्थी दीर्घ अवधि तक बनाए रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी अगर उसने कोई चीज़ें रट ली हैं तो वो कई दिनों बाद या महीनों बाद भी उसको दोबारा से सुन सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जो छोटी कक्षाएँ होती हैं वहाँ पर जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं वो बच्चों को कविताएँ हैं और ये सब गाने हैं वो क्या करते हैं, उनको अनुकरण से माध्यम से उनको याद करा देते हैं।
तो बच्चे घर जा करके भी उसको सुनाते हैं, फिर स्कूल में सुनाते हैं, तो उनको याद हो जाता है वो। तो ये जो है उनको इसका मतलब नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, हम कौन सी कविता पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको केवल कविता याद हो जाती है। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या इस तरह की कविताएं पढ़ते हैं तो वो केवल उनके मेमोरी में काम करता है। और ये क्या करता है, स्मृति स्तर बच्चों के लिए स्मरण शक्ति बढ़ती है, इससे बच्चों को याद करने की क्षमता इसकी बढ़ती है। स्मृति स्तर पर किए गए कार्य बोध एवं चिंतन स्तर पर किए जाने वाले कार्यों में मददगार साबित होते हैं। यानी इसके बाद का जो स्तर होगा, जो बोध स्तर होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा या रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, उसमें अगर बच्चे ने याद किया हुआ है तो उसको आगे मददगार साबित होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों को पहाड़े या टेबल जो होती है अगर उसको याद है तो वो बड़ी बड़ी गुणा भाग जोड़ करने में उसको मदद मिलता है। यानी अगर उसने याद किया हुआ है, पहाड़े याद किए हुए हैं, तो वो आगे जाके उनसे संबंधित बोध स्तर और चिंतन स्तर के प्रश्नों को ठीक से कर सकता है। शिक्षण अधिगम का स्मृति स्तर शिक्षक को वांछित परिणाम प्राप्त करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि शिक्षक बच्चों को जो पढ़ा रहा है, जो प्रकरण पढ़ा रहा है, वो याद करके लाने के लिए बोलता है। बच्चे याद करके लाते हैं तो उनके अंक अच्छे आते हैं। तो जो शिक्षक क्या चाहता है कि बच्चों का जो परिणाम हो वो अच्छा हो, तो इसलिए वांछित परिणाम प्राप्त करने में ये सहायता प्रदान करता है। साथ ही कुछ स्मृति स्तर के जो फायदे हैं उसके साथ साथ कुछ उसके दोष भी हैं। क्या क्या होते हैं, जैसे शिक्षार्थियों की समझ और अन्य आवश्यक संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यानी बच्चे केवल रटने पर ध्यान देते हैं, वो उसको समझते नहीं हैं। अवधारणाओं के अनुप्रयोग के लिए उपयोगी नहीं, यानी कोई अजम्पशंस हैं, उसको कहाँ प्रयोग करना है, कौन सी अवधारणा है, पर उस पर बच्चा ध्यान नहीं देता है, तो इसलिए उसका उपयोग नहीं कर पाता है। व्यक्तित्व विकास में सहायक नहीं, क्योंकि रटी हुई चीज़ से अगर आपने थोड़ा सा अलग से उस बच्चे से को पूछ लिया तो वो उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए व्यक्तित्व विकास भी इसमें फ़र्क पड़ता है। प्रेरणा का अभाव, शिक्षक को बच्चों की आसानी से याद कराने के लिए प्रभावी अभ्यास की व्यवस्था करनी पड़ती है। यानी बच्चों को रटाने के लिए उनको अभ्यास कराना पड़ता है। और सर्वांगीण विकास भी इसके द्वारा नहीं होता है, इस केवल रटने की क्षमता बढ़ती है, बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो उसमें उसका विकास नहीं होता है। ठीक है, तो ये था स्मृति स्तर। इसमें हमने जाना कि स्मृति स्तर क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके गुण दोष भी समझे। अब हम बात करते हैं बोध स्तर पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। जो मैंने आपसे प्रारंभ में प्रश्न पूछा था कि हमारे देश की राजधानी कहाँ है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे देश की राजधानी का उत्तर जो भी बच्चा देगा वो अपने मेमोरी लेवल से देगा कि वो ये कहेगा हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। दूसरा प्रश्न मैंने इसमें पूछा था कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली क्यों है, तो यहाँ पर अब इस स्थिति को समझने की स्थिति है। तो इस तरह के जो शिक्षण कार्य होता है उसको बोध स्तर का कार्य बोलते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। बोध स्तर स्मृति स्तर की तुलना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक उच्च स्तर है, यानी मेमोरी लेवल से थोड़ा ऊपर का स्तर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। बोध स्तर में तर्क और विचार करने की क्षमता, कल्पना शक्ति, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग, तुलना करना, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालने के रूप में शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास किया जाता है। मेमोरी लेवल में जहाँ हम केवल रटने का विकास करते हैं बच्चे को, यही दूसरी तरफ बोध स्तर में हम उसकी जो संज्ञानात्मक क्षमता है, कॉग्निटिव उसकी कैपेसिटी जो है उसको डेवलप करने पर ध्यान देते हैं। तो मॉरिसल बिक ने क्या बताया कि बोध स्तर के बारे में, उन्होंने बोला कि बोध स्तर छात्रों में सिद्धांतों और एकांत तथ्यों के बीच संबंध को बताता है और जो यह दर्शाता है कि सिद्धांतों को किस उपयोग के लिए लागू किया जा सकता है। यानी हम सिद्धांतों को समझ रहे हैं और बच्चे ये भी बता पा रहे हैं कि उन सिद्धांतों को हम किस उपयोग के लिए लागू कर रहे हैं। बोध स्तर की जो प्रकृति होती है वो मध्यम विचारशील है, जैसे कि स्मृति स्तर कम है तो ये थोड़ा उससे ऊपर का है। संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है यहाँ पर विद्यार्थी को चीज़ों को समझने में प्रयास करता है, विद्यार्थी तार्किक क्रम में सोचता है और उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। और ये जो बोध स्तर है उसमें सहायता प्रदान करता है। सिद्धांत और तथ्यों के बीच संबंध का मूल्यांकन करता है। विषय केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है, यानी ये शिक्षण जो है दोनों प्रकार का होता है, शिक्षक केंद्रित और विषय केंद्रित। जबकि
मेमोरी लेवल का जो शिक्षण है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है। बोध स्तर के शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य यह है कि पूर्ण समझ और सामान्यीकृत अंतर्दृष्टि के साथ साथ ज्ञान प्रदान करना, यानी बच्चों की जो सूझबूझ का विकास करना, उसमें अर्जित तथ्यों के मध्य संबंध को समझाना कि जो हमने पढ़ा है उसके बीच में क्या क्या संबंध है, नए तथ्य सीखने के लिए सामान्यीकृत तथा नियमों सिद्धांतों का उपयोग करना, यानी कि हम उनको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, जो हमने फैक्ट सीखे हैं वो नॉर्मलाइज कब होंगे, कैसे होंगे, और जो नियम सिद्धांत हैं उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सब बोध स्तर पर सिखाया जाता है। तथ्यों का सामान्यीकरण और अनुप्रयोग को समझाना, पूर्व में अर्जित ज्ञान को नई स्थिति में उपयोग करना सीखना। तो ये बोध स्तर के उद्देश्य हैं। बोध स्तर पर क्या होता है कि बोध स्तर पर प्राप्त ज्ञान छात्रों द्वारा तथ्यों या जानकारी के अधिग्रहण के साथ ही नियमों या सिद्धांतों को सामान्य बनाने में सहायक होता है, क्योंकि हम जब नियम और सिद्धांत बनाते हैं तो बच्चे उनको प्रयोग करना सीखते हैं। शिक्षार्थी तथ्यों और इन तथ्यों को सामान्यीकृत सिद्धांतों के बीच संबंध की पहचान कर सकते हैं। बोध स्तर छात्रों को नए तथ्यों के अधिग्रहण करने या उन्हें अपने जीवन में लागू करने में एक उपकरण या साधन के रूप में सामान्यीकृत नियमों या सिद्धांतों का उपयोग करने में उन्हें मदद करता है। तो बोध स्तर हम देख रहे हैं कि बोध स्तर में क्या हो रहा है कि जो नियम सिद्धांत बनाए जा रहे हैं उनको हम सामान्यीकृत करने की बात कर रहे हैं, यानी जनरलाइज उनको कर रहे हैं कि वो विद्यार्थी उन नियम सिद्धांतों को अन्य कहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है? इसमें शिक्षक जो है प्रभावशाली है और सत्तावादी से पूर्ण समझ के साथ ज्ञान प्रदान करता है और शिक्षार्थी को विषय वस्तु पर महारत हासिल करवाना उसका काम होता है। वो उस पर क्या करता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है। जो विद्यार्थी इसमें विषय वस्तु को समझने में सक्रिय रहता है और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यानी मेमोरी लेवल पर शिक्षार्थी निष्क्रिय था क्योंकि वो केवल रटने में ध्यान देता था। उसको ये इससे मतलब नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको केवल जो पढ़ाया जा रहा है उसको रटना है। परंतु जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर नियम और सिद्धांतों को सामान्यीकरण करना भी उसको सीख रहा है। बोध स्तर के कुछ गुण क्या क्या हैं, जैसे कि हम तथ्यों की स्पष्ट समझ के साथ अवधारणा लंबे समय तक रहता है। जब हम किसी बात को समझ जाते हैं तो हम बहुत लंबे समय तक उसको अपने मानसिक स्तर पर बनाए रखते हैं। दैनिक जीवन में उपयोगी है कि दैनिक जीवन में जो बोध स्तर है, हम बहुत सारे हमारे आसपास की घटनाओं को समझते हैं और हमारे आसपास होने वाले जो रोज़ की घटनाएं हैं उन पर हम उनको समझ सकते हैं। और संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है, तुलना करना सीखते हैं, नियम लागू करना सीखते हैं और तथ्यों को सही प्रकार से समझ पाने के कारण क्या होता है, चिंतन स्तर में सहायक होता है। कोई फैक्ट है हमको अच्छी से समझ जाते हैं तो हम आगे उस पर चिंतन कर सकते हैं। जो चिंतन स्तर का शिक्षण होता है उस पर ये मदद करता है, क्योंकि जो मेमोरी लेवल है वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में हेल्प करता है, जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके रिफ्लेक्टिव लेवल पर मदद करता है। तो वर्तमान परिवेश के लिए जो बोधात्मक स्तर है, बोध स्तर है, वो एक उपयुक्त शिक्षण स्तर है। बोध स्तर में भी कुछ दोष हैं, जैसे कि विद्यार्थी केंद्रित होने के बजाय शिक्षक केंद्रित है। यानी ये अभी हमने देखा कि ये शिक्षक इसमें ज़्यादा एक्टिव रहता है, केवल एक निर्धारित पैटर्न पर काम करता है। शिक्षक विद्यार्थी की तुलना में अधिक सक्रिय है, इसके माध्यम से उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास नहीं किया जा सकता है। जो निम्न स्तर की जो संज्ञानात्मक क्षमता है उसका ही हम विकास इसमें कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण स्तर है वह है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होता है कि चिंतन स्तर का अर्थ है कि किसी विषय अथवा प्रकरण पर गंभीरता से विचार करना। शिक्षक चिंतन स्तर पर शिक्षण कार्य के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जो शिक्षार्थी को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। जो मैंने आपसे इस व्याख्यान के प्रारंभ में प्रश्न पूछे थे, तो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पहला प्रश्न हमने स्मृति स्तर का पूछा था कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो हमें सिर्फ याद रख के बता देना है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दूसरा प्रश्न हमने पूछा था कि भारत की राजधानी नई दिल्ली क्यों है, तो उसमें हमें समझ के जवाब देना है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली ही क्यों है और जगह क्यों नहीं है। तो तीसरा जो प्रश्न था वो था कि किसी भी देश की राजधानी को कैसे चयनित की जाती है। तो यहाँ पर हमें चिंतन स्तर पर कार्य करना होता है। ये प्रश्न जो है वो चिंतन स्तर का है। तो यहाँ पर शिक्षण भी जो है वो
चिंतन स्तर के शिक्षण के द्वारा ही हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो मॉरिस एल बिग ने क्या बताया कि किसी विचार या ज्ञान के कथित लेख की सावधानीपूर्वक आलोचनात्मक जांच परीक्षण योग्य साक्ष्य के प्रकाश में जो इसका समर्थन करता है और आगे के निष्कर्ष की ओर इशारा करता है, वो चिंतन स्तर का शिक्षण होता है। इसमें शिक्षार्थी प्रासंगिक तथ्यों के प्रकाश में उनका परीक्षण करने का प्रयास करता है। चिंतन स्तर में शिक्षार्थियों को मौजूदा तथ्यों, विचारों और अंतर्दृष्टि की गहन और आलोचनात्मक अवसर प्रदान करता है। यानी कि हम इसमें जो भी फैक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं उसके इंसाइट्स सोचते हैं, उससे क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हम तथ्यों को बहुत गहराई से सोचते विचारते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। शिक्षार्थी प्रासंगिक साक्ष्यों के प्रकाश में उनका परीक्षण करने का प्रयास करते हैं और वे स्वतंत्र परिकल्पनाएं निर्धारित करते हैं। यानी कि वो अब हाइपोथेसिस बनाने लग जाते हैं और उनका टेस्ट भी करने लगते हैं। साथ ही नए तथ्य सीखने या नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। चिंतन स्तर सबसे अधिक विचारशील होता है और ये विद्यार्थियों को तथ्यों की खोज करने में मदद करता है। मुख्य रूप से चर्चा और बातचीत के ध्यान केंद्रित करता है, जिसका समाधान विद्यार्थी स्वयं खोजते हैं। यानी चर्चा के द्वारा भी इसमें विद्यार्थी किसी निष्कर्ष तक पहुँचते हैं और उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। चिंतन स्तर के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अर्जित तथ्यों को समझना एवं समस्या समाधान करना है। चिंतन स्तर के शिक्षण में शिक्षक को लोकतांत्रिक और सहयोग की भूमिका निभानी होती है। इस स्तर पर शिक्षक का कार्य कठिन होता है, क्योंकि शिक्षक जो है वो लोकतांत्रिक वातावरण में विद्यार्थियों को के चिंतन स्तर का विकास करता है। यानी उन्हें और अधिक सोचने और चर्चा करने पर उनको थोड़ा आज़ादी दी जाती है और विद्यार्थी इसी के द्वारा प्रश्न को उत्तर खोजते हैं और कोई निष्कर्ष निकालते हैं। चिंतन स्तर पर क्या होता है कि शिक्षार्थी अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करता है और तथ्यों को समझने के लिए अधिक उत्सुक रहता है। क्योंकि जब विद्यार्थी कक्षा में एक्टिव होगा तो वो प्रकरण को समझने का ज़्यादा प्रयास करेगा। कक्षा का वातावरण जो होता है वो जीवंत और ऊर्जावान होता है कि विद्यार्थी सबका ध्यान जो है वो शिक्षण में होता है। जो विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान से वो उसको सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं और अपनी जो उनकी राय होती है वो भी उस पर रखते हैं। शिक्षार्थी जो स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछ सकता है, उसको प्रश्न पूछने की आज़ादी होती है, जबकि स्मृति स्तर पर शिक्षक एक्टिव रहता है। चिंतन स्तर पर विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा जागृत होती है। वो खुद से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में, उनका हल करने में खुद से आगे आते हैं और वो तब इस कारण वो किसी भी समस्या का जो समाधान है वो तत्काल निकालने का प्रयास करते हैं और उसकी आवश्यकता ही महसूस करते हैं कि हम इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालें, खुद से कैसे निकाल सकते हैं। चिंतन स्तर पर शिक्षण जो विधियाँ हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, वो विद्यार्थी केंद्रित होते हैं, यानी बच्चों पर केंद्रित होती है। उन्हीं को ध्यान में रख करके ये पढ़ाया जाता है। विश्लेषणात्मक विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये सब विधियाँ जो है वो क्या हैं, शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ हैं जो चिंतन स्तर को में पढ़ाई जाती है। चिंतन स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन निबंधात्मक प्रश्नों एवं खुले अंत यानी ओपन एंडेड जो प्रश्न होते हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किसी भी देश की राजधानी को चयनित किस प्रकार किया जाता है, तो ये क्या है, अब इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। तो ये ओपन एंडेड प्रश्न जो होते हैं वो बच्चों से पूछे जाते हैं और वो उनके उत्तर लिखते हैं। जो हमारे परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं। उसमें अलग अलग बच्चों की अलग अलग राय हो सकती है, जबकि जो स्मृति स्तर के प्रश्न होते हैं उसमें लगभग सभी बच्चे एक ही जैसा उत्तर देते हैं। चिंतन स्तर के कुछ गुण हैं, जैसे कि चिंतन स्तर का शिक्षण शिक्षार्थी केंद्रित होता है, जिसमें शिक्षार्थी स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। जैसे हमारी जो दूरस्थ शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा भी एक प्रकार से हम अगर देखें तो चिंतन स्तर का ही शिक्षण है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी ज़्यादा सक्रिय रहता है और शिक्षक जो है वो एक प्रजातांत्रिक वातावरण में जो है वो डिस्टेंस मोड पर उनके साथ रहता है। इस स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया अधिक उन्नत स्तर पर की जाती है, जिससे कि जो छात्रों के बीच सूचना, सामान्यकृत अंतर्दृष्टि और समस्या समाधान
कौशल प्राप्त करने के लिए संज्ञानात्मक क्षमताओं के उपयोग के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है। विद्यार्थियों को विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर उनकी समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने के लिए तैयार करने में चिंतन स्तर जो है वो सहायता करता है। चिंतन स्तर में कक्षा का वातावरण क्या है? लोकतांत्रिक होने के कारण विद्यार्थियों में रोमांच उत्पन्न करता है और इस कारण शिक्षक छात्रों से समस्याएं प्रस्तुत करने और समस्या उठाने और समस्याओं के संभावित उत्तरों के बारे में जानकारी लेता है। विद्यार्थियों को इस स्तर पर स्वतंत्रता देने का अर्थ है कि वे स्वयं समस्या विकसित एवं हल कर सकते हैं। चिंतन स्तर में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच मजबूत संबंध बन जाता है और शिक्षण प्रक्रिया है वो उसमें थोड़ा लचीलापन होता है। चिंतन स्तर में बहुत सारे गुण होने के साथ साथ कुछ सीमाएं भी इसकी हैं, जैसे कि विद्यार्थी विषय वस्तु का व्यवस्थित और संगठित ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। विद्यार्थी को दी गई स्वतंत्रता सीखने के मार्ग में से भटका भी सकती है कई बार, कि उनको आज़ादी देके तो बच्चे पढ़ने में ध्यान न लगा के कहीं और ध्यान उनका लग जाए। शिक्षक के सहयोग के अभाव में गलत निष्कर्ष और गलत उत्तरों की संभावना भी हो सकती है और ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। जो हमारी प्राइमरी कक्षाएँ होती हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर अनुकरण शिक्षण ज़्यादा काम करता है। कुशल और अनुभवी शिक्षकों की इसमें आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने चिंतन स्तर की सीमा को समझा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने शिक्षण के जो स्तर समझे, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर को समझने का प्रयास किया। इस वीडियो व्याख्यान में हमने जाना कि शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। शिक्षण के जो विशेषताएँ हैं उनकी विशेषताओं को जाना, स्तरों की विशेषताओं को जाना, उनके गुण और दोषों को जानने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आज के इस वीडियो व्याख्यान से आप लाभान्वित हुए होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।